भौतिक विज्ञान की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण और उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम थे उनके स्पष्टीकरण की। एक बार अपन थोड़ा सा बात करें कि अपनी आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या थी। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण थी अपनी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर, ये अपनी होगी आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा माइनस कार्यफलन। ठीक है, आइंस्टीन ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय रूप में व्याख्या की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कल हालांकि पिछली क्लास में अपन ने पूरी चर्चा कर ली इस पे, अपन ने बात की थी। एक बार फिर देखें कि ये मान लीजिए धातु है, इस पर ये hν ऊर्जा का प्रकाश फोटोन अपना आपतित है। अपन ने कहा था ये फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को, इस इलेक्ट्रॉन के पास hν ऊर्जा आ गई। ये इस इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो कार्यों में काम में ले रहा था। एक तो धातु पृष्ठ को जस्ट ब्रेक करने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा, और शेष ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकल रहा था। तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी वो अपनी कितनी हो जाएगी, hν माइनस hν0। आज अपन बात करते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करना। तो अपन बात करें आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्लांक स्थिरांक h का मान ज्ञात करना। तो आज का अपना टॉपिक है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्लांक स्थिरांक ज्ञात करना। तो इसको अपन समझें और बात कर दें आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस hν0। इसको कहते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अपन कहें कि यदि निरोधी विभव v0 है तो 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू था अपना eV0। ये निरोधी विभव की डेफिनेशन में अपन ने बात की थी कि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है अपना। तो 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर था अपना eV0। समीकरण 1 और 2 में अपन देखें कि दोनों का बायां पक्ष सेम है, तो दाहिने पक्ष को भी अपन सेम कर देते हैं। तो अपन कहें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ गया अपने पास, eV0 इक्वल टू hν माइनस hν0, या V0 निरोधी विभव V0 इक्वल टू h/i इंटू न्यू माइनस hν0/i। देखो ये जो समीकरण आया है इसको अपन ध्यान से देखें। निरोधी विभव V0 इक्वल टू आ रहा है अपना h/e न्यू माइनस hν0/e। h e कांस्टेंट है अपने, h प्लांक स्थिरांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, v0 निरोधी विभव है, ये hν0/e। तो hν0 अपना कार्यफलन था। तो यहां दो चर राशियां अपनी, एक तो निरोधी विभव और दूसरा आपतित प्रकाश की आवृत्ति। दोनों चर राशियों की एक एक घात समानुपाती है। तो ये जो समीकरण है ये अपना एक सरल रेखा का समीकरण है। तो इससे यदि v0 और न्यू में अपन ग्राफ बनाएं, ये y बराबर mx माइनस c रूप का समीकरण हो गया। तो इससे यदि अपन ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ की अपन चर्चा करें। देखो अपने पास
ये सूत्र क्या है, समीकरण 3 क्या है, ये अपनी वी नोट बराबर एच बट्टा ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू जीरो बट्टा ई, ये अपनी समीकरण 3 आई है। तो वी जीरो और न्यू में ग्राफ बनाए अपन कहते हैं वी जीरो व न्यू में ग्राफ कैसा होगा भाई, दोनों की एक एक घात समानुपाती है। अपन ने 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि दो चर राशियों की यदि घात एक एक घात समानुपाती है तो दोनों में ग्राफ एक सरल रेखा होगा। एक चर राशि की दो घात दूसरी चर राशि की एक घात के समानुपाती है तो दोनों चर राशियों में जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा अपना, यदि इस प्रकार का है तो परवलयाकार। ठीक है। तीसरा अपना यदि एक्स स्क्वायर दो चर राशियों की दो दो घात समानुपाती है तो ग्राफ है वो वर्तीय या दीर्घवर्तीय है अपना। तो यहां ये कंडीशन है अपनी। तो ये सरल रेखा का समीकरण हो गया y बराबर एम एक्स माइनस सी रूप का। तो m यानी इस ये जो v0 और न्यू में ग्राफ आएगा इसका ढाल अपना क्या हो गया, h बट्टा i। तो v0 और न्यू में ग्राफ एक सरल रेखा है। देखो इस ये ग्राफ अपन ने पहले भी बनाया था जब निरोधी विभव की आवर्ती पर निर्भरता देखी थी। तो ये ग्राफ वहां पहले भी अपन ने बनाया था, लेकिन यहां ये समीकरण की सहायता से अपन ग्राफ बना रहे हैं। ये अपना वाई एक्स पे निरोधी विभव ले लिया, एक्स एक्स पर अपन आवर्ती ले रहे हैं। ठीक है। देखो आवर्ती जब जीरो है या ये कहें कि आवर्ती जब न्यू जीरो है, देली आवर्ती के बराबर है, ये मान लीजिए न्यू जीरो आवर्ती है यहां देली आवर्ती के बराबर, तो आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू जीरो है तो एच न्यू जीरो बट्टा ई, एच न्यू जीरो बट्टा ई से कैंसिल हो गया, यानी देली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान शून्य है। इसके बाद इस आवर्ती के बाद तो ये निरोधी विभव का मान 0 हो गया। इसके बाद जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ेगी न्यू, निरोधी विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो ये वक्र अपना एक सरल रेखा आ गया। अब यहां से एक चीज और देखें अपन कि जब न्यू 0 है, आपतित प्रकाश की आवर्ती 0 है, तो v0 का मान कितना आ रहा है, एस न्यू 0 बट्टा ई। यानी इस ग्राफ को अपन यदि पीछे बढ़ाएं तो ये ए बिंदु आ रहा है अपना। तो ये जो ओए भाग है ये अंतःखंड कहलाएगा अपना। वैसे ये सरल रेखा के रूप में अपन कहें y बराबर एम एक्स माइनस सी, तो ये अंतःखंड कहलाएगा अपना। और यहां कितना है, ये माइनस 50 बट्टा ई। अब देखो ये जो अपना समीकरण 3 अपन कह रहे हैं, इस समीकरण 3 से v नॉट और न्यू में ढाल क्या हुआ अपना इस वक्र का, h बट्टा ई। यहां जब ये वक्र बना लिया, इस वक्र का अपन स्लोप ज्ञात करें। देखो किसी भी वक्र का स्लोप ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर अपन एक अल्पांश लेते हैं। ठीक है। इसके संगत अपन न्यू देख लेंगे, इस बिंदु के संगत न्यू का मान और इन दोनों बिंदुओं के संगत वी नोट के मान देख लेंगे अपना। तो ये इस प्रकार से अपना ये मान लीजिए एंगल अपना थीटा है। ठीक है। अब इस वक्र का ढाल, वक्र का ढाल एम, ढाल कैसे ज्ञात करते हैं अपन, टेन थीटा ज्ञात करते हैं। टेन थीटा या यहां कह रहे हैं ढाल, तो ढाल क्या होगा, वाई एक्स की राशि में परिवर्तन बट्टा एक्स एक्स की राशि में परिवर्तन, क्योंकि टेन होता है अपना लंब बटे आधार। ठीक है। तो ये अपना हो गया डेल्टा v0 बट्टा डेल्टा न्यू, ये भाग अपना डेल्टा v0 और ये अपना डेल्टा न्यू, इसको अपन कह दें समीकरण 4। ठीक है। तो अपन कहें समीकरण 3 से v0 व यही कह दें अपन, ये इधर वाला मिटा देते हैं। यहां पर कह रहे हैं v0 व न्यू में ग्राफ एक सरल रेखा है जिसका ढाल कितना है अपना, h बट्टा i, y बराबर एम एक्स माइनस सी रूप का है। यहां ये वक्र बनाया, इसका ढाल आ गया अपना डेल्टा v0 बट्टा न्यू। तो एक ही वक्र के बता रहे हैं अपन, तो दोनों को इक्वल कर दें। अपन कहते हैं आते हैं h बट्टा ई इक्वल टू क्या आ गया अपना, डेल्टा v0 बट्टा डेल्टा न्यू, या प्लांक स्थिरांक
प्लांक स्थिरांक h इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी जीरो अपॉन डेल्टा न्यू इंटू ई। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि प्लांक स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं अपन, निरोधी भाव और आवर्ती में जो ग्राफ बना रहे हैं उसका अपन ढाल ज्ञात कर ले, डेल्टा वी जीरो बट्टा डेल्टा न्यू, और इसे अपन ई से गुणा कर देंगे तो अपने पास प्लांक स्थिरांक आ जाएगा। तो अपन कहते हैं इस प्रकार निरोधी भाव तथा आवर्ती में वक्र खींचकर प्राप्त ढाल को ई से गुणा कर, ई यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर प्लांक स्थिरांक ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्लांक स्थिरांक ज्ञात करना। बिल्कुल आसान, एक बार और थोड़ा समझ लो इसको। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है अपनी, 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू अपन कह रहे हैं h न्यू माइनस h न्यू जीरो। ठीक है, दूसरा अपना निरोधी भाव v नॉट है, तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपनी, e v नॉट। इन दोनों समीकरण से अपने पास आ गया ई वी जीरो बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। इस ई को अपन इधर ले आए तो निरोधी भाव वी जीरो बराबर एच बट्टा ई इंटू आपतित फोटोन की आवर्ती न्यू माइनस एच न्यू जीरो बट्टा ई। वी जीरो और न्यू की एक एक घात समानुपाती है, दोनों में वक्र अपना सरल रेखा होगा, या कहते हैं ये समीकरण y बराबर एम एक्स माइनस सी रूप की समीकरण, एक सरल रेखा का समीकरण है। ये अपन ने ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ का स्लोप ज्ञात कर लिया। तो अपन कह रहे हैं प्लांक स्थिरांक h बराबर क्या होगा, निरोधी भाव और आवर्ती में जो वक्र बनाए उस वक्र को अपन एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो अपने पास प्लांक स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल आपका 5वां एग्जाम्पल है बुक का। अपन बात करें 13.5, उदाहरण 13.5 कि कोई धात्विक पृष्ठ है, उस पर पहले 2000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से उसको आलोकित किया गया है, फिर उस पर 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया गया। इन दोनों स्थितियों में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चालों का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इस धातु का कार्यफलन क्या होगा, यानी आपको दिया हुआ है देखो इस सवाल में कि λ1 बराबर 2 × 10 की पावर -7 मीटर, 2000 एंगस्ट्रम है, मीटर में लिख दिया तो 2 × 10 की पावर -7 मीटर। λ2 आपको दिया हुआ है 6 × 10 की पावर -7 मीटर। V1 बट्टा V2 ये मैक्सिमम है अपनी चाल, V मैक्सिमम कह रहे हैं अपन, तो V मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 2 ऐसे लिखने की बजाय V1 V2 लिख दी है अपन ने। तो ये दिया हुआ है V1 बट्टा V2 का मान 3/1। आपसे ये कहा गया है कि इस धातु के लिए कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो देखो जो आपतित फोटोन है उसकी तरंगदैर्ध्य दी हुई है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है और कार्यफलन, इन तीनों में संबंध अपना आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, तो अपन कहते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2m V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस फाइ नॉट। ठीक है, अब इस समीकरण से इन दोनों स्थितियों को लिख लो अपना। पहला अपन कह रहे हैं 1/2m V1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना, न्यू को लिखते हैं तरंगदैर्ध्य के पद में तो c/λ, तो hc बटे λ1 माइनस फाइ नॉट। ये पहले आपतित फोटोन के लिए आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिख लिया अपन ने 1/2m V मैक्सिमम 1 स्क्वायर, तो उसको V1 ही कह दिया अपन ने। 1/2m V1 स्क्वायर बराबर
एच न्यू वन होता, तरंग दैर्ध्य दी हुई है, न्यू को लिख दिया, न्यू वन को अपन ने सी बाई लेमडा वन, तो एच सी बाई लेमडा वन माइनस फाइ नॉट। दूसरे के लिए अपन कहते हैं 1/2m v2 स्क्वायर बराबर एच सी बट्टा लेमडा टू माइनस फाइ नॉट। देखो धातु नहीं चेंज की है अपन ने, इसलिए कार्यफलन क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो V2 का मान क्या हो जाएगा, V1/3, तो ये मान लिख दें अपन, तो 1/2m V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1/3, तो इसका वर्ग बराबर HC बट्टे लेमडा टू माइनस फाइ नॉट। ठीक है, देखो V1/V2 बराबर 3/1 है, तो V2 बराबर क्या हो गया, V1/3। इसको हल करें अपन, तो ये 1/9, ये रह गया 1/2m V1 स्क्वायर बराबर HC बट्टे लेमडा टू माइनस फाइ नॉट। अब इस 9 को हटाने के लिए इस समीकरण को दोनों पक्षों में अपन 9 से गुणा कर दें, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2m V1 स्क्वायर बराबर, इसको 9 से गुणा कर दो, तो 9 HC बट्टा लेमडा टू माइनस 9 इंटू फाइ नॉट। इसको अपन कहते हैं समीकरण नंबर 2। पहली समीकरण ये थी अपने पहले फोटोन के लिए। दूसरे समीकरण जो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अपना आपतित कर रहे हैं, उसके लिए अपने पास पहले के पद में आ गई। ठीक है, अब समीकरण जो 2 है, समीकरण 1 में से 2 घटा दें अपन कहते हैं समीकरण, या 2 में से 1 घटा दो, चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर या देखो डायरेक्ट देख लें अपन थोड़ा सा इसको, कि दोनों समीकरणों का बायां पक्ष सेम है, 1/2m V1 स्क्वायर, इसका भी 1/2m V1 स्क्वायर, तो दाहिना पक्ष भी सेम होना चाहिए। तो अपन कहते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनका दाहिना पक्ष भी सेम कर दो, तो HC बट्टा लेमडा वन माइनस फाइ 0 बराबर 9 HC बट्टे लेमडा टू माइनस 9 फाइ 0। देखो इस 9 फाइ 0 को उठाकर इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 फाइ 0 गया, तो 9 फाइ 0 में से फाइ 0 जाएगा 8 फाइ 0, इसको इधर लाओगे, ये इसमें से घट जाएगा, तो HC कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह गया, 9 बटे लेमडा टू माइनस 1 बटे लेमडा वन। मान रख दें अपन कि फाइ नॉट बराबर HC बट्टे 8, ये 9 बट्टे लेमडा टू कितना था अपना एंगस्ट्रम में लिखें तो 6000 माइनस लेमडा वन कितना था 2000। देखो इसका मान अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे, इसलिए HC बट्टा E का मान हो गया अपना 12420 बट्टा 8, ये 6000 लघुत्तम आ गया अपना, तो ये 9 माइनस ये 2 का भाग 2000 का भाग 6000 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 9 में से ये 3 गया, बच गया 6 अपना, तो ये हो गया 12420 गुणा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 गुणा 6000। अब पहले 6000 का भाग देते हैं इसमें, 3 जीरो से 3 जीरो तो गए 12.42, 12.42 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 12 तिया 36 और 1 37, तो ये रह गया 37.26 बट्टा 24। इसका भाग दो, तो भाग गया एक बार 132 बच गया, 4 पंजे 120, 12 बच गया 126 और फिर 4 पंजे 120, तो ये लगभग आ गया 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था ये कि एक धात्विक पृष्ठ पर
पहले 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम चालों का अनुपात 3:1 था। तो इस धातु के लिए कार्यफलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको अपन लिख लें, फिर इनमें संबंध देखें। जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना है इनको लिख दिया, इनमें संबंध देखा तो यहां अपन ने देखा कि आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य दी हुई है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए चाल दी हुई है, कार्यफलन ज्ञात करना है। इन तीनों में संबंध अपना आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, तो दोनों स्थितियां अपन ने लिख ली। तो इसको नोट कर लो। अब देखो आज अपन बात करते हैं, इस चैप्टर का दूसरा भाग लेते हैं अपन ध्रुवीय तरंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें प्रकाश की ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखो प्रकाश से संबंधित अपनी कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये अपनी ऐसी घटनाएं हैं कि इनको अपन समझने के लिए या इनकी व्याख्या के लिए या इन्हें बताने के लिए अपन प्रकाश की तरंग प्रकृति मानते हैं। दूसरा अपने कुछ घटनाएं ऐसी जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव जो अपन ने अभी बात की है, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इनके बारे में आप आगे क्लासों में पढ़ोगे। ये कुछ घटनाएं अपनी ऐसी हैं जिनको अपन तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते। तो यहां प्रकाश का कणीय रूप यानी फोटोन के रूप में मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं और उनको अपन कह रहे हैं फोटोन, या जो ऊर्जा के प्रकाशीय कण कह दें, ठीक है, उनके द्वारा इनकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। लेकिन प्रकाश कब तरंग की भांति व्यवहार करेगा और कब कण की भांति व्यवहार करेगा, तो इसके लिए अपन कहें कि जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगा तो वह तरंग की भांति व्यवहार करेगा, जबकि जब प्रकाश किसी पदार्थ से डायरेक्ट अन्योन्य क्रिया करेगा उस स्थिति में वह कण की भांति व्यवहार करेगा। जैसा अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में बात की थी कि प्रकाश जो है वो अपना डायरेक्ट पदार्थ या धातु के इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है, डायरेक्ट अन्योन्य क्रिया हो रही है अपनी, तो वहां प्रकाश की जो है वो कणीय प्रकृति, ठीक है। तो अपन लिखें इसको कि प्रकाश की कुछ घटनाएं, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति, जबकि कुछ अन्य घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या के लिए प्रकाश का कणीय स्वरूप माना जाता है, अर्थात प्रकाश की
द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की जो है वो ड्यूल नेचर है, अपनी द्वैत प्रकृति है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार कर रहा है। कुछ घटनाएं अपन तरंग प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं, जैसे अपन ने कह दिया अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, दुर्वण, इसको अपन तरंग सिद्धांत से समझा सकते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इनको अपन प्रकाश के जो कणीय सिद्धांत है जिसको फोटोन कह रहे हैं अपन, फोटोन के रूप में, या प्रकाश ऊर्जा का जो क्वांटा कह रहे हैं, उससे अपन समझा सकते हैं। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, लेकिन कब कण और कब तरंग की भांति व्यवहार करेगा, तो ये अपन एक लाइन और नोट कर लें कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो यह तरंग की भांति जबकि जब यह किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है तो ऊर्जा युक्त कण, इसको अपन फोटोन नाम दिया है, ऊर्जा युक्त कण की भांति व्यवहार करता है। तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में अपन ने कहा। अब देखो, इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति को आधार मानकर सन 1924 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस द ब्रोगली, लुइस द ब्रोगली ने बताया कि ध्रुव जो कण है, गतिशील ध्रुव कण है, वे भी अपनी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। तो अपन बात करें ध्रुव कणों की द्वैत प्रकृति, तो ये नोट कर लीजिए थोड़ा पहले। बात करें ध्रुव कणों की द्वैत प्रकृति, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, इसी प्रकार जो ध्रुव कण है वो भी ड्यूल नेचर दर्शाते हैं, द्वैत प्रकृति रखते हैं। तो अपन कहें प्रकाश की द्वैत प्रकृति को आधार मानकर प्रकाश की द्वैत प्रकृति को आधार मानकर सन 1924 में लुइस द ब्रोगली ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, लुइस द ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि गतिशील ध्रुव कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाती है। देखो ध्रुव कण अपन कह रहे हैं, देखो कण का जो मूल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो द्रव्यमान होता है, और तरंग का जो अपना मूल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो मूल अभिलाक्षणिक गुण होता है, वो उसकी तरंग दैर्ध्य बताते हैं अपन। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति को आधार मानकर फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस द ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि गतिशील ध्रुव कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है। तो अपन बात करें द ब्रोगली परिकल्पना, ये जो ड्यूल नेचर बताई उन्होंने ध्रुव कणों की, इसको परिकल्पना के रूप में पढ़ें। अपन बात करें द ब्रोगली परिकल्पना,
de Broglie परिकल्पना। पर कहें कि de Broglie के अनुसार, de Broglie ने क्या बताया कि प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण से संबद्ध सदैव एक तरंग होती है, या प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण के सहचारी उसके साथ साथ सदैव एक तरंग होती है। यानी गतिशील कण गतिशील है ध्रुव कण, तो वह तरंग की भांति व्यवहार करेगा। अपन कहते हैं de Broglie के अनुसार, de Broglie के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा में लिख लें इसको, प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण से संबद्ध, यानी उसके साथ जुड़ी, संबद्ध कह सकते हैं, कण के संबद्ध या कण के सहचारी, प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण से संबद्ध या प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण के सहचारी सदैव एक तरंग होती है। जिसे ध्रुवीय तरंग या de Broglie तरंग कहते हैं। इस ध्रुवीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ध्रुव कण की जो तरंगदैर्ध्य है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है अपनी। तो ध्रुव कण की तरंगदैर्ध्य हो गई अपनी लैम्डा बराबर h/p। इसको अपन समीकरण की फॉर्म में कह दें। de Broglie परिकल्पना क्या है कि प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण से संबद्ध सदैव एक तरंग होती है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय तरंग या de Broglie तरंग कह रहे हैं। इस तरंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ये जो समीकरण है ये de Broglie समीकरण कहलाता है। इसमें बायां पक्ष में अपनी वेवलेंथ लैम्डा है। लैम्डा जो है तरंग की तरंगदैर्ध्य है, तो तरंगदैर्ध्य तरंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तरंग का अभिलाक्षणिक गुण हो गया। दाहिने पक्ष में कण का अभिलाक्षणिक गुण संवेग है अपना। अपन कहते हैं यह de Broglie समीकरण कहलाती है। इसके वाम पक्ष में तरंग का अभिलाक्षणिक गुण तरंगदैर्ध्य है। जबकि दाहिने पक्ष में कण का लाक्षणिक गुण संवेग है। अब देखो विभिन्न ध्रुव कणों से संबद्ध तरंगों की तरंगदैर्ध्य अपन ज्ञात करते हैं। यहां अपन मूल रूप से 4 आवेशित कण लेंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन। उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य देखेंगे। एक अनावेशित कण अपना न्यूट्रॉन लेंगे, उससे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करेंगे। तो ये पहले नोट कर लीजिए आप, de Broglie परिकल्पना नोट कर लीजिए कि प्रत्येक गतिशील ध्रुव कण से संबद्ध सदैव एक तरंग होती है, जिसे ध्रुव तरंग या de Broglie तरंग कहते हैं। और इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी है? लैम्डा बराबर h/p। बात करें विभिन्न ध्रुव कणों से संबद्ध, विभिन्न ध्रुव कणों से संबद्ध तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना।
ठीक है, कहते माना m द्रव्यमान का ध्रुवीकरण देखो द्वैत प्रकृतियां तरंग कब संबद्ध हो रही हैं, जब ये गतिशील है। तो m द्रव्यमान का ध्रुवीकरण v वेग से गतिशील है, तो इसका संवेग तो कितना हो जाएगा, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, E बराबर 1/2 mv²। अब संवेग और गतिज ऊर्जा में यदि अपन संबंध देखें, अपन यहां कह रहे हैं कि E बराबर गतिज ऊर्जा क्या है अपनी 1/2 mv²। यदि अंश और हर में अपन m से गुणा कर दें, अंश और हर में m से गुणा कर दें, तो अपने पास क्या आ गया, m² v²/2m। अब अभी अपन ने बात किया है कि mv द्रव्यमान गुणा वेग क्या है अपना, संवेग है, तो ये अपने पास हो गया p²/2m, और यह अपने पास आ गया संवेग p बराबर √2m। ये अपना संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो पिछली 11वीं क्लास में भी आपने बात की है, कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध कि संवेग p बराबर √2m। अपन कहते हैं अतः समीकरण 1 से 1 व 2 से तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या आ गया अपना h/√2m। देखो ये तरंगदैर्ध्य का अपना ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से संबंध आ गया कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m। अब अपन यहां कह रहे हैं जो ध्रुवीकरण अपन ले रहे हैं वो कुछ आवेशित ध्रुवीकरण ले रहे हैं और कुछ अपन अनावेशित ध्रुवीकरण ले रहे हैं। आवेशित ध्रुवीकरण को अपन गतिज ऊर्जा उसको विभवांतर लगाकर दे सकते हैं। तो अपन बात करते हैं पहले आवेशित ध्रुवीकरणों के लिए उनसे संबद्ध तरंगों की तरंगदैर्ध्य। तो इसमें ए पार्ट अपना ले लें। देखो अभी अपन ने बात की है कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर, तरंगदैर्ध्य ऊर्जा के पद में क्या है अपनी, लैम्डा बराबर h/√2m। ठीक है, अब पहला पार्ट अपन ए ले लें आवेशित ध्रुवीकरणों के लिए। आवेशित ध्रुवीकरणों से या आवेशित ध्रुवीकरणों के लिए तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। कहते हैं Q आवेश की, Q आवेश से आवेशित ध्रुवीकरण को V विभवांतर से त्वरित करने पर गतिज ऊर्जा E बराबर, देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, किए गए कार्य के बराबर, तो क्या आ जाएगा E बराबर QV। ठीक है, अतः समीकरण 2 से, ये थी अपनी समीकरण 2, तरंगदैर्ध्य समीकरण 2 से आवेशित कणों के लिए, आवेशित ध्रुवीकरणों के लिए लैम्डा क्या आ जाएगा अपना h/√2m3v। देखो ये अपना तरंगदैर्ध्य का, ये ऊर्जा के साथ संबंध था, और ये तरंगदैर्ध्य का जो त्वरक वोल्टता अपन कर रहे हैं, त्वरक वोल्टता जो दे रहे हैं, विभवांतर जो दे रहे हैं, उसके साथ तरंगदैर्ध्य का संबंध आ गया। अब अपन बात करते हैं जो विभिन्न अपन आवेशित कण ले रहे हैं उनकी। तो सबसे पहले अपन पहला लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अपन कहते हैं त्वरित, पहला ध्रुवीकरण कौन सा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो त्वरित
इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य। देखो अभी बात की अपन ने कि आवेशित कण के लिए तरंगदैर्ध्य, अपन आवेशित कण है तो विभवांतर लगाकर अपन त्वरित कर रहे हैं उसको, तो तरंगदैर्ध्य और विभवांतर में या त्वरक वोल्टता में संबंध क्या था, लैम्डा बराबर h/√2m/qv। इससे अपन इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लैम्डा ई कह दें, तो ये अपना हो गया h/√2m। m की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, आवेश q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश qe इंटू त्वरक वोल्टता कैपिटल V। मान रख दें अपन h अपना प्लांक कांस्टेंट है 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बटा √2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है अपना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू त्वरक वोल्टता कैपिटल V। इसको यदि अपन हल करें, देखो इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी है अपने को एग्जाम में, क्योंकि इसको गुणा करके इतना वर्गमूल करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है 12.27 बट्टा √V इंटू 10 की पावर -10 मीटर। त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन द्रव्यमान बता रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कण है अपना, मूल करेक्टरिस्टिक्स अपना कण का द्रव्यमान है, अपना द्रव्यमान बता रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कण है। और यहां अपन कह रहे हैं इसके लिए तरंगदैर्ध्य और बता दी, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर दर्शा रहा है, द्वैत प्रकृति दर्शा रहा है, लेकिन कब, जब वह त्वरित है, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -10 मीटर है, इसको अपन कहते हैं एंगस्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य हो गई 12.27 बट्टा √V एंगस्ट्रम। तो ये नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य 12.27 बट्टा √V। दूसरा अपन लेते हैं त्वरित प्रोटॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य। देखो प्रोटॉन के लिए अपना लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू क्या कह देंगे, h/√2m प्रोटॉन q प्रोटॉन इंटू त्वरक वोल्टता V। मान रख दें अपन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बट्टा 2 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन पर जो आवेश है, देखो प्रोटॉन अपना 1h1 है, तो आवेश अपना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू त्वरक वोल्टता V। इसमें मान रख दें अपन, तो ये आएगा अपना 0.286 बट्टा √V इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या कह दें लैम्डा प्रोटॉन बराबर 0.286 बट्टा √V एंगस्ट्रम। तो ये बात हो गई अपनी त्वरित प्रोटॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य, ठीक है। नोट कर लो। अगला अपन बात करें तीसरा अपन ले रहे हैं ड्यूट्रॉन, या पहले अल्फा कण ले लेते हैं। त्वरित अल्फा कण अपना हीलियम नाभिक है 2He4। तो त्वरित अल्फा कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य।
देखो अल्फा कण के लिए अपन कहते हैं लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम अल्फा क्यू अल्फा इंटू बी। या देखिए लेमडा अल्फा बराबर एच बट्टा अंडर रूट, अब प्रोटॉन अपन ने कहा था अभी 1h1 और अल्फा कण है अपना 2he4, तो प्रोटॉन और अल्फा कण की अपन तुलना करें, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना, अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना, तो 2 इंटू एम अल्फा कण को क्या कह देंगे अपन 4 एम प्रोटॉन इंटू क्यू अल्फा को क्या कह देंगे 2 क्यू प्रोटॉन, प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना इंटू त्वरक वोल्ट था कैपिटल वी। तो लेमडा अल्फा बराबर हो गया अपना एच बट्टा, देखो इस 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये रूट 2 और ले लें अपन, तो अंडर रूट में क्या रह गया अपने पास 2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू वी। अब देखो ये जो मान है एच बट्टा अंडर रूट 2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू वी, ये प्रोटॉन के लिए था अपना, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा कण के लिए क्या होगा, उससे जो प्रोटॉन के लिए होगा उसके बट्टा 2 अंडर रूट 2। विभिन्न मान रखने पर यहां पर लिख भी सकते हैं ऐसे, विभिन्न नियतांकों के मान रखने पर, या लिख ही दें, रख दें मान अपन, मान रखो देखो, तो लेमडा अल्फा बराबर 6.63 इंटू 10 की घात -34 बट्टा 2 रूट 2 और अंडर रूट में अपना 2 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू त्वरक वोल्ट था कैपिटल वी। इसको यदि अपन हल करें तो ये आएगा लेमडा अल्फा बराबर 0.101 बट्टा रूट वी एंगस्ट। तो ये अपना आवेशित कण तीसरा त्वरित अल्फा कण। अगला अपन चौथा लेते हैं त्वरित ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता है अपना 1s2, हाइड्रोजन का समस्थानिक अपना त्वरित ड्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य। तो वही अपना तरंगदैर्ध्य का अपन त्वरक वोल्टता से लेवे, तो लेमडा ड्यूट्रॉन बराबर एच बट्टा अंडर रूट 2 एम ड्यूट्रॉन क्यू ड्यूट्रॉन इंटू त्वरक वोल्टता वी। ड्यूट्रॉन 1s2 है, प्रोटॉन अपना था 1h1, इन दोनों की तुलना कर दें अपन, तो ये हो गया अपना एच बट्टा अंडर रूट 2, ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगुना, तो ये 2 एम प्रोटॉन, आवेश दोनों का बराबर, तो ये क्यू प्रोटॉन इंटू वी। ये हो गया अपना एच बट्टा, देखो इस 2 को अपन बाहर निकाल दें तो ये रह गया अपना रूट 2 और अंडर रूट में बाकी संख्या रह गई 2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू वी। इसका मान क्या था अपना एच बट्टा अंडर रूट 2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू वी का मान क्या था 0.28 है, तो उसमें इसका मतलब अपना रूट 2 का भाग देना है। यह भी अल्फा कण के लिए देखा था अपन ने, अल्फा के लिए क्या आता है, लेमडा अल्फा क्या आया था अपना एच बट्टा 2 रूट 2 और फिर रूट में था अपना 2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू वी। देखो ये बाहर निकाल कर अपन क्यों देख रहे हैं, अभी अपन आगे इस पर आधारित सवाल देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि समान विभवांतर से त्वरित 2 कोई भी आवेशित जो कण है अपने द्रव्य कण है, इनसे संबद्ध तरंगदैर्ध्यों का अपन अनुपात ज्ञात करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा अपना। इसमें यदि विभिन्न नियतांकों के मान रखें अपन तो ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34 बट्टा रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2 मान रख दें। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू त्वरक वोल्ट था कैपिटल वी। ठीक है, इसको यदि हल करें, देखो अल्फा कण के लिए अपना क्या आया था
101 बट्टा रूट वी एंगस्ट्रम। ड्यूट्रॉन और अल्फा कण में ये 2 एक्स्ट्रा है एक अपना, ठीक है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या आएगा 0.202 बट्टा अंडर वी एंगस्ट्रम। तो ये अपना हो गया कि जो त्वरित आवेशित कण है, त्वरित जो आवेशित कण है अपने, उनसे संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लिए अपन ने। इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार इसको रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया अपना 12.27 बट्टा अंडर वी एंगस्ट्रम। प्रोटॉन के लिए 0.286 बट्टा रूट वी एंगस्ट्रम। ये मान याद रखने पड़ेंगे अपने, ठीक है। अल्फा कण के लिए 0.101 बट्टा रूट वी एंगस्ट्रम और ड्यूट्रॉन के लिए अपना आया है 0.202 बट्टा रूट वी एंगस्ट्रम। अब अपन बात करें अनावेशित कणों के लिए। तो बी अपना ले ले पार्ट अनावेशित कणों यथा न्यूट्रॉन, या गैसीय परमाणु, के लिए तरंग दैर्ध्य या से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, सॉरी ऐसा करना पड़ेगा अपना, परमाणु से संबद्ध तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। देखो एम द्रव्यमान का अपन माने कि एम द्रव्यमान का कोई अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन है या गैसीय परमाणु है अपना, वो यदि टी ताप पर, परम ताप टी पर साम्य में है अपना, उस स्थिति में ऊर्जा समविभाजन नियम से गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपनी 3/2 kT, जहां के अपना क्या होता है बोल्ट्जमान स्थिरांक। तो यहां उसमें भाई आवेशित कणों को अपन विभवांतर लगाकर त्वरित कर रहे थे, अनावेशित कणों को अपन तापीय ऊर्जा देंगे। अपन कहते हैं एम द्रव्यमान का द्रव्य कण कौन सा अनावेशित, यथा जैसे न्यूट्रॉन या गैसीय परमाणु कैपिटल टी ताप पर, परमाणु परम ताप टी पर, परम ताप टी पर साम्य में है, तो ऊर्जा समविभाजन नियम से ऊर्जा समविभाजन नियम से गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT, जहां K इक्वल टू 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल बट्टा केल्विन वोल्ट्जमान स्थिरांक है या वोल्ट्जमान नियतांक है। तो देखिए यहां ऊर्जा अपनी ताप का फलन है, अनावेशित कणों को अपन कह रहे हैं तापीय ऊर्जा देकर अपन त्वरित कर रहे हैं, तो ऊर्जा कितनी होगी E बराबर 3/2 kT, जिससे इनसे संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर, तरंग दैर्ध्य क्या थी h/√2me, ये मान रख दें अपन, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया h/√2, कैंसिल हो जाएगा 3m kT। अब यदि इससे अपन
एम के एच इनके मान रख दें तो इनसे संबद्ध कणों के लिए अपनी तरंगदैर्ध्य आ जाएगी। तो अपन न्यूट्रॉन के लिए ज्ञात करते हैं। ये अपने पास क्या है, तरंगदैर्ध्य क्या है अनावेशित कणों के लिए, h बट्टा अंडर 3m kT। तो न्यूट्रॉन के लिए अपन कहें, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, mn बराबर वही प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर किलोग्राम में, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। के का मान अपन ने देख लिया था। तो न्यूट्रॉन के लिए तरंगदैर्ध्य लैम्डा m बराबर h तो कितना है 6.63 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड बट्टा 3 इंटू द्रव्यमान न्यूट्रॉन का कितना हो गया 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू बोल्ट्जमान स्थिरांक अभी अपन ने बात की है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 और इंटू परमताप कैपिटल T। ये यदि मान रख इसको हल करें अपन तो ये आएगा अपने पास 25.2 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। देखो आवेशित कणों में यहां हर में अपना अंडरवुड में त्वरक वोल्टता कैपिटल T आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपन त्वरक वोल्टता लगाकर त्वरित कर रहे थे। अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन अपना उदासीन कण है 0n1, तो इसको अपन तापीय ऊर्जा देकर त्वरित कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या हो गई अपनी 25.2 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। यहां ऊर्जा अपन ने ऊर्जा समय विभाजन नियम से ली है। यदि अपन अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा ले लें, उसके लिए अपन न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य और ज्ञात करते हैं अपन। तो अपन कहें अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा क्या होती है अपनी E बराबर kT। ठीक है, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा की स्थिति में न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य, न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य ये और ज्ञात करें अपन। तो देखो न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा n कहते हैं अपन। तो h बट्टा अंडरवुड 2m E था तरंगदैर्ध्य का ऊर्जा से संबंध। यहां E अपना क्या हो गया kT, तो ये हो गया h बट्टा अंडरवुड 2m kT। ठीक है, मान रखते हैं अपन, यहां हल कर लेते हैं इसको। तो लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर h अपना हो गया 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बट्टा अंडरवुड में क्या आ गया 2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 गुणा के बोल्ट्जमान नियतांक का मान 1.38 गुणा 10 की पावर -23 और इंटू कैपिटल T। इसको यदि हल करेंगे तो ये लैम्डा न्यूट्रॉन आएगा अपना 30.83 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। तो देखो न्यूट्रॉन के लिए दो वेवलेंथ आ गई अपनी न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य के लिए। एक तो अपन अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा यदि माने तब तो आ रहा है अपना 30.83 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। दूसरा ऊर्जा समिभाजन नियम से यदि ऊर्जा अपन 3/2 kT माने तो अपना आता है 25.2 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। अब देखो दो आते ही अपन कंफ्यूज हो गए कि भाई एग्जाम में आ जाए ऐसा तो अपन कौन सा माने। तो एग्जाम के लिहाज से अपना ये वाला माना जाता है अधिकतम प्रसंभाव्य की स्थिति में ऊर्जा अपनी E बराबर kT है, अपनी ऊर्जा ताप के समानुपाती कह रहे हैं अपन, के बोल्ट्जमान नियतांक है अपना। इस स्थिति में न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अपनी कितनी है 30.83 बट्टा अंडरवुड T एंगस्ट्रम। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं।